ममता बनर्जी फुल टेंशन में। ऐसा क्या हो रहा बंगाल में? क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? बिहार में बीजेपी जेडीयू की फाइनल डील में किसको क्या मिला? कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? अब इसका चैप्टर। देश की पॉलिटिक्स में बिहार से बंगाल तक ऐसा गजब का सस्पेंस आया है कि लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में क्या होने वाला है, बंगाल में क्या होने जा रहा है। बंगाल से तो ऐसी खबर आई जिसे सुनकर ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये बातें होने लगी कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना है क्या? कल ही देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और एलजी बदले गए और इनमें से एक राज्य बंगाल भी था। इसी के बाद से बंगाल में खलबली मची हुई है कि बंगाल में क्या नया खेला होने जा रहा है। ममता बनर्जी अलग टेंशन में है। आज आपको बताऊंगा कि राज्यपाल के इस्तीफे के बीच ममता बनर्जी अचानक धरने पर क्यों बैठ गई हैं और बंगाल में राज्यपाल के इस्तीफे के बाद चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन की चर्चा क्यों होने लगी है। साथ ही बिहार में बीजेपी जेडीयू की फाइनल डील में किसको क्या मिला, वहां कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, बिहार से बंगाल तक क्या पॉलिटिक्स चल रही है वो दिखाऊं। उससे पहले एक झलक देखिए। ममता बनर्जी केवल घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने में, वोट बैंक बनाने में धरना दे रही है। On the eve of election, ECI should recommend President's rule in Bengal. अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। आज तक उनकी इच्छा के खिलाफ कोई उनसे निर्णय नहीं करा सकता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे से राज्य में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन की अटकलें तेज हो गई। खुद ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल के इस्तीफे को चुनाव से जोड़ दिया। आरोप लगाया कि यह चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के प्लान का हिस्सा हो सकता है ताकि चुनावों में राजनीतिक फायदा मिल सके। इसके बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि बंगाल में एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट तो जारी हो गई है, लेकिन अब भी करीब 60 लाख वोटर्स के वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई। इन्हें अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में डाला गया है और ऐसे 60 लाख वोटर्स से अभी करीब 6,15,000 वोटर्स का ही वेरिफिकेशन हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस काम को पूरा करने के लिए पड़ोसी राज्यों ओडिशा और झारखंड से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की गई। अनुमान के मुताबिक इस तैनाती के बाद भी बाकी बचे 54 लाख वोटर्स के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में लंबा समय लग सकता है और अगर 7 मई तक भी यह काम पूरा नहीं हो पाया तो बंगाल में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि 7 मई को मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में संविधान के जानकारों का मानना है कि अगर 7 मई तक भी एसआईआर का काम पूरा नहीं हुआ तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। वहीं बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अटकलों के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे और बालूरघाट से बीजेपी विधायक अशोक लाहिड़ी ने कहा कि बीजेपी को चुनाव से पहले बंगाल में आर्टिकल 356 लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी चाहती है कि एसआईआर की प्रोसेस पूरी होने के बाद और वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद चुनाव समय पर। आगे लाहिड़ी ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही खुद एसआईआर प्रोसेस को रोकने के लिए रुकावटें पैदा कर रही, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे घुसपैठियों को हटा दिया जाएगा जो उनका वोट बैंक है। अशोक लाहिड़ी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी राष्ट्रपति शासन का मुद्दा उठाकर सारी जिम्मेदारी बीजेपी पर डालना चाहती है। इसी बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का पुराना बयान वायरल हो रहा है। ये पिछले साल अप्रैल का बयान है जिसमें शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। लोग अब वो बयान वायरल कर रहे हैं। विदाउट प्रेसिडेंट्स रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend President's rule in Bengal. It's not my demand, everyone demand. बंगाल में राष्ट्रपति शासन के अटकलों के बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव नई थ्योरी ले आए। पप्पू यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर सीमांचल और मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज, दिनाजपुर आदि जिलों को मिलाकर
एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का खेल बीजेपी करने वाली है। नीतीश जी को हटाने और लेफ्टिनेंट गवर्नर को राज्यपाल लाने के पीछे यह खेल है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर जो चर्चा चल रही है उसके बीच ही ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर आज आर पार की लड़ाई छेड़ दी। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर धरने पर बैठ गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रोसेस के बाद भी वोटर लिस्ट से मनमाने तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग बंगाली वोटर्स को वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं और वो इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के बाद जारी की गई लिस्ट में कई वोटर्स को गलत तरीके से मृत घोषित किया गया। ममता बनर्जी का दावा है कि ऐसे 22 वोटर्स के परिवार उनके धरने में शामिल हैं और बाकी परिवारों को भी वो धरने में लेकर आएंगे। बीजेपी ममता बनर्जी के धरने को बंगाल के घुसपैठियों को बचाने की कोशिश बता रही है। गिरिराज सिंह को सुनिए। ममता बनर्जी केवल घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने में, वोट बैंक बनाने में धरना दे रही है। हमारे गांव की कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये चोरी और सीना जोड़ी, शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को। देखिए, बंगाल में तो भयंकर बवाल मचाई है। बिहार में भी गजब की पॉलिटिक्स चल रही है। एक दिन पहले राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन करवाने के बाद आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। पटना में सीएम आवास पर इस बैठक में मौजूद जेडीयू के कई विधायकों ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया। नीतीश कुमार ने विरोध करने वाले विधायकों को समझाया, कहा कि भाई वो सब देखते रहेंगे और इस बैठक में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जेडीयू में एंट्री पर सहमति बन गई। वो 8 मार्च को पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। यानी नीतीश कुमार के रुख से साफ है कि अब वो ज्यादा दिनों तक बिहार के सीएम नहीं रहने वाले। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा और किस पार्टी से होगा। अब वो फैसला जो है वो जल्दी ही होगा, क्योंकि उसको लेकर फॉर्मूला बताया जा रहा है कि बन गया है। बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू से डिप्टी सीएम जो है वो हो सकता है, और दोनों के मंत्रालय वगैरह जो है वो कितने होंगे ये भी डिसाइड हो गया है। ममता बनर्जी फुल टेंशन में। ऐसा क्या हो रहा बंगाल में? क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? बिहार में बीजेपी जेडीयू की फाइनल डील में किसको क्या मिला? कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? अब इसका चैप्टर। देश की पॉलिटिक्स में बिहार से बंगाल तक ऐसा गजब का सस्पेंस आया है कि लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में क्या होने वाला है, बंगाल में क्या होने जा रहा है। बंगाल से तो ऐसी खबर आई जिसे सुनकर ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये बातें होने लगीं कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना है क्या? कल ही देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और एलजी बदले गए और इनमें से एक राज्य बंगाल भी था। इसी के बाद से बंगाल में खलबली मची हुई है कि बंगाल में क्या नया खेला होने जा रहा है। ममता बनर्जी अलग टेंशन में। आज आपको बताऊंगा कि राज्यपाल के इस्तीफे के बीच ममता बनर्जी अचानक धरने पर क्यों बैठ गई हैं और बंगाल में राज्यपाल के इस्तीफे के बाद चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन की चर्चा क्यों होने लगी है। साथ ही बिहार में बीजेपी जेडीयू की फाइनल डील में किसको क्या मिला, वहां कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, बिहार से बंगाल तक क्या पॉलिटिक्स चल रही है वो दिखाऊं। उससे पहले एक झलक देखिए। ममता बनर्जी केवल घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने में, वोट बैंक बनाने में धरना दे रही है। On the eve of election, ECI should recommend President's rule in Bengal. अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। आज तक उनकी इच्छा के खिलाफ कोई उनसे निर्णय नहीं करा सकता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे से राज्य में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन की अटकलें तेज हो गई। खुद ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल के इस्तीफे को चुनाव से जोड़ दिया। आरोप लगाया कि यह चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के प्लान का हिस्सा हो सकता है ताकि चुनावों में राजनीतिक फायदा मिल सके। इसके बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि बंगाल में एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट तो जारी हो गई है, लेकिन अब भी करीब 60 लाख वोटर्स के वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई। इन्हें अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में डाला गया है
और ऐसे 60 लाख वोटर्स से अभी करीब 6,15,000 वोटर्स का ही वेरिफिकेशन हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस काम को पूरा करने के लिए पड़ोसी राज्यों ओडिशा और झारखंड से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की गई। अनुमान के मुताबिक इस तैनाती के बाद भी बाकी बचे 54 लाख वोटर्स के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में लंबा समय लग सकता है। और अगर 7 मई तक भी यह काम पूरा नहीं हो पाया तो बंगाल में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि 7 मई को मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में संविधान के जानकारों का मानना है कि अगर 7 मई तक भी एसआईआर का काम पूरा नहीं हुआ तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। वहीं बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अटकलों के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे और बालूरघाट से बीजेपी विधायक अशोक लाहिड़ी ने कहा कि बीजेपी को चुनाव से पहले बंगाल में आर्टिकल 356 लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी चाहती है कि एसआईआर की प्रोसेस पूरी होने के बाद और वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद चुनाव समय पर। आगे लाड़ी ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही खुद एसआईआर प्रोसेस को रोकने के लिए रुकावटें पैदा कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे घुसपैठियों को हटा दिया जाएगा जो उनका वोट बैंक है। अशोक लाड़ी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी राष्ट्रपति शासन का मुद्दा उठाकर सारी जिम्मेदारी बीजेपी पर डालना चाहती है। इसी बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पुराना बयान वायरल हो रहा है। ये पिछले साल अप्रैल का बयान है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। लोग अब वो बयान वायरल कर रहे हैं। विदाउट प्रेसिडेंट रोल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से डेमोक्रेटिक वे से ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend president's rule in Bengal. It's not my demand, everyone demand. बंगाल में राष्ट्रपति शासन के अटकलों के बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव नई थ्योरी ले आए। पप्पू यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर सीमांचल और मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज, दिनाजपुर आदि जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का खेल बीजेपी करने वाली है। नीतीश जी को हटाने और लेफ्टिनेंट गवर्नर को राज्यपाल लाने के पीछे ये खेल है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर जो चर्चा चल रही है उसके बीच ही ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर आज आर पार की लड़ाई छेड़ दी। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर धरने पर बैठ गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रोसेस के बाद भी वोटर लिस्ट से मनमाने तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग बंगाली वोटर्स को वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं और वो इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के बाद जारी की गई लिस्ट में कई वोटर्स को गलत तरीके से मृत घोषित किया गया। ममता बनर्जी का दावा है कि ऐसे 22 वोटर्स के परिवार उनके धरने में शामिल हैं और बाकी परिवारों को भी वो धरने में लेकर आएंगे। बीजेपी ममता बनर्जी के धरने को बंगाल के घुसपैठियों को बचाने की कोशिश बता रही है। गिरिराज सिंह को सुनिए। ममता बनर्जी केवल घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने में, वोट बैंक बनाने में धरना दे रही है। हमारे गांव की कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये चोरी और सीना जोड़ी, शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को। देखिए, बंगाल में तो भयंकर बवाल मचाई है, बिहार में भी गजब की पॉलिटिक्स चल रही है। एक दिन पहले राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन करवाने के बाद आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। पटना में सीएम आवास पर इस बैठक में मौजूद जेडीयू के कई विधायकों ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया। नीतीश कुमार ने विरोध करने वाले विधायकों को समझाया, कहा कि भाई वो सब देखते रहेंगे और इस बैठक में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जेडीयू में एंट्री पर सहमति बन गई। वो 8 मार्च को पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। यानी नीतीश कुमार के रुख से साफ है कि अब वो ज्यादा दिनों तक बिहार के सीएम नहीं रहने वाले। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा और किस पार्टी से होगा। अब वो फैसला जो है वो जल्दी ही होगा, क्योंकि उसको लेकर फॉर्मूला बताया जा रहा है कि बन गया है। बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू से डिप्टी सीएम जो है वो हो सकता है और दोनों के मंत्रालय वगैरह जो है वो कितने होंगे ये भी डिसाइड हो गया है।